Hello everyone, welcome back to my channel .NET Decoded. So today's video topic is Capgemini .NET Full Stack Interview, Part 1. Basically recently appeared for Capgemini round, and whatever question they have asked me, I have documented the same along with answers. So video end तक जरूर देखना and चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. So let's start. So the first question was mostly asked in interview, that was, can you introduce yourself and briefly explain your project and roles and responsibilities? तो मोस्टली आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रोवाइड योर इंट्रोडक्शन, जो कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं आपको पहले ही प्रिपेयर करके आपका इंट्रोडक्शन रेडी रखना है. उसमें आपको आपके टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है, योर करंट प्रोजेक्ट एंड डोमेन क्या है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. मैंने यहाँ पे ना कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया है क्योंकि ये वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन. तो बस मैंने जेनरिक पॉइंट्स डाले हैं कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है. जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यू कैन से कि लाइक पार्ट ऑफ माई आंसर मोस्टली क्या होता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड production support of requirements, and I lead a team of 5 resource, so I am responsible for managing their daily scrum meetings and so on. तो इस तरीके से you can draft your answer. Then mention the technologies, like for me it's .NET Core, React, SQL Server, Azure DevOps, and end by adding highlighting one or two achievement. जो भी आपके achievements है आप उसको end में add कर सकते हो. ठीक है, इस तरीके से you need to draft your answer so that interviewer को भी आपके बारे में एक brief idea आ जाता है कि आपको basically किस टेक्नोलॉजी पे या कितना एक्सपीरियंस है and so on. So the next follow-up question was, what are the new features you worked on in your current project? तो mostly जो starting के एक दो question होंगे ना, वो related to your project या फिर आपका experience, current knowledge set, इसी पे based होते हैं. तो आपका वो strong होना चाहिए so that initial expression अच्छा आ जाता है interviewer पे. तो जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर, तो मैंने इसका आंसर अभी भी जेनरिक रखा है क्योंकि मैंने जो अपने प्रोजेक्ट में फीचर पे काम किया था वो मैंने बताया था, बट वो मैं आपको बता के कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वो मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट था. बस मैं जेनरिक बता रही हूँ कि आपको क्या करना है. वी नीड टू एक्सप्लेन द रिसेंटली डेवलप फीचर एंड मॉडल इन योर करंट प्रोजेक्ट. हाईलाइट करना है, बेसिकली फोकस होना चाहिए कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या था. जैसे आपने एपीआई डेवलपमेंट किया, कुछ बिजनेस लॉजिक किया, डेटाबेस चेंज किया यूजिंग सिक्वल सर्वर, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, बस प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है. Then you need to mention that I have implemented validation, exception handling, logging and improved API performance हो सकता है, involved in testing, code review, development using Azure DevOps CI/CD pipeline. And because of this feature क्या हुआ, मतलब basically it improved user interface या एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ यूजर का, रिड्यूस मैनुअल एफर्ट्स या डिलीवर्ड अ स्केलेबल सॉल्यूशन. बेसिकली आपने जो काम किया है पहले आपको बताना है क्या था, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, आप किस चीज, मतलब कौन सी फेज का पार्ट थे, डिप्लॉयमेंट का थे, टेस्टिंग का थे, एंड आपने जो डेवलप किया उससे क्या इम्प्रूव हुआ, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या था. ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट टू एंड आपको आपका आंसर ड्राफ्ट करना है सो दैट वो एक अच्छा वे ऑफ बेसिकली गिविंग आंसर होता है जहाँ से एंड स्टार्ट टू एंड इंटरव्यू को पता चल जाता है. ठीक है. Next question was, can you explain the request life cycle in ASP.NET Core application? तो basically उनको जानना होता है कि how request flows, मतलब start to end, उसके लाइफ साइकिल में कौन से चेंजेस आते हैं, कौन से स्टेप्स होता है. तो फर्स्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट स्टार्ट कब होती है, जब क्लाइंट सेंड करता है एन HTTP रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशन. रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचती है, केस्ट्रल वेब सर्वर के पास पहुंचती है. इट पासेस थ्रू द मिडलवेयर पाइपलाइन. जैसे मिडलवेयर पाइपलाइन क्या करती है, लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, ये सब मिडलवेयर पाइपलाइन का काम है. देन जो भी राउटिंग किया होता है वो मैच करता है अप्रोप्रिएट कंट्रोलर एंड उसके एक्शन मेथड को. बेसिकली किस कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड को कॉल देना है, राउटिंग से पता चलता है. रिक्वेस्ट देन गोज थ्रू योर ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन की किसी यूजर को एक्सेस है, वैलिड डेटा ही एक्सेस होना चाहिए एंड सो ऑन. कंट्रोलर एग्जीक्यूट्स बिजनेस लॉजिक एंड इंटरेक्ट विद सर्विसेज एंड डेटाबेस. तो कंट्रोलर क्या करता है, बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, डेटाबेस से डेटा पुल करके सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करता है. एंड रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. बेसिकली रिस्पॉन्स कैन बी आइदर डेटा और एरर एंड विच इज सेंड बैक टू द यूजर. अगर वैलिड आया तो डेटा जाएगा, अगर इनवैलिड आया तो एरर. तो इस तरीके से रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल होती है डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में. आपको ये स्टार्ट टू एंड उनको एक्सप्लेन करना है.
So next was a scenario-based question, which was suppose one of your endpoints is taking much longer than expected to respond. How would you identify the root cause and tools would you use and steps would you take to improve the performance? तो ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन के फॉलो अप क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो एक ही में ही क्लब किया है. फर्स्ट दे आस्क्ड हाउ विल यू लाइक आइडेंटिफाई द रूट क्लॉज. जब मैंने वो बताया था ना, दे आस्क्ड विच टूल्स वुड यू यूज, एंड उसके बाद आप उसका अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए व्हाट स्टेप्स विल यू डू, तो एक फॉलो अप क्वेश्चंस में थे. So first, I explained like to identify the root cause हम क्या कर सकते हैं. We need to reproduce the issue our local environment and we need to review the recent changes. अगर कोई बिल गया है जिस वजह से issue आया, we need to check logs, exceptions and slow dependencies. अगर कोई होगी DB calls हो या external APIs, इस तरीके से you can identify the root cause. उसके बाद tools we can say that we use Visual Studio Profiler, Application Insight, SQL Server Profiler, Postman, जैसे मैंने Bruno भी बताया था, and Chrome Dev Tools. इस तरीके से we can specify the tools. You can specify additional tools अगर आपने कोई API टेस्टिंग में या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में यूज़ किए हैं. देन स्टेप्स टू इम्प्रूव क्या है. अगर SQL साइड इशू है तो वी नीड टू ऑप्टिमाइज द स्लो रनिंग क्वेरीज. उसमें हमें प्रॉपर इंडेक्सेस ऐड करना है. रिड्यूस अननेसेसरी डेटा. देन अगर डेटा बहुत आ रहा है जो कि चेंज नहीं होगा तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट कैशिंग एंड देन वी नीड टू ऑप्टिमाइज द लिंक क्वेरीज. इस तरीके से वी कैन ऐड स्टेप्स टू इम्प्रूव. देन नेक्स्ट इज कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन. वी नीड टू रिव्यू असिंक एंड अवेट यूजेस. मतलब जहाँ पे भी इनपुट आउटपुट बाउंड ऑपरेशंस है वहाँ पे हम अगर असिंक अवेट नहीं किया है तो दैट कैन कॉज परफॉर्मेंस इश्यूज. देन वी नीड टू चेक कनेक्शन पूलिंग, इंक्रीज द टाइम आउट इफ नीडेड एंड ऑप्टिमाइज द मिडलवेयर. इस तरीके से वी कैन configure the changes to improve the performance. Then lastly we need to validate and monitor. We need to deploy the change, test the performance, monitor with application insight to ensure that issue is resolved. तो basically before and after performance you need to compare so that आपको भी आइडिया आ जाएगा कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुका है. अगर लोकल एनवायरनमेंट में इंप्रूव दिख रहा है परफॉर्मेंस, देन यू कैन गो टू द प्रोडक्शन. So the next question was what is dependency injection and explain difference between transient scope and singleton. And वो भी पूछा था कि एग्जाम्पल आप अगर दे पाओ कि कहाँ पे आप ट्रांजिएंट करोगे, कहाँ पे आप स्कोप्ड और कहाँ पे आप सिंगलटन ट्रीट करोगे. तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है. इट इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न वेयर ऑब्जेक्ट रिसीव्स इट्स डिपेंडेंसीज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स से मिलती है रादर देन खुद से बनाने से. वो खुद से नहीं बनाते हैं एक्चुअली, वो डिपेंडेंसीज उनको एक्सटर्नल सोर्स से मिलती है. फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मान लो अगर कोई आपका कंट्रोलर है और आपके कंट्रोलर में कोई रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ पे वो रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे, आप उसके कंस्ट्रक्टर में कंट्रोलर के वो रिपोजिटरी पास कर दोगे. तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. तो जो भी उसका डिपेंडेंसी है वो उसने खुद क्रिएट नहीं किया है, इट इज प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, इसलिए हम उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं. व्हाई इट इज बीइंग यूज, बिकॉज इट सपोर्ट्स लूज कपलिंग, टेस्टेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है. देन कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज सर्विस लाइफ टाइम. ठीक है. तो ट्रांजिएंट में क्या होता है, अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड एवरी टाइम इट इज रिक्वेस्टेड. मतलब इवन इन द सेम रिक्वेस्ट इफ इट इज रिक्वेस्टेड इंजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स ना, वो उतने इंस्टेंस क्रिएट करता है. कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, लाइट वेट सर्विस में, स्टेटलेस सर्विसेज में, या फिर हम हेल्पर फंक्शन में, यूटिलिटी क्लासेस में इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्कोप. स्कोप में क्या होता है, सिंगल इंस्टेंस इज क्रिएटेड पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट. तो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट होता है और वो सेम इंस्टेंस थ्रू आउट द रिक्वेस्ट शेयर होता है. तो मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि डीबी कॉन्टेक्स्ट वर्क्स पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट. ठीक है. तो ये उसका एग्जांपल हो गया. लास्ट इज सिंगलटन. सिंगलटन में जैसे उसका नेम ही एक्सप्लेन करता है कि सिंगल इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर एप्लीकेशन लाइफ टाइम. ठीक है. एंड कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमें मान लो थ्रू आउट एप्लीकेशन, मतलब ऑल द यूजर्स, ऑल द रिक्वेस्ट एक ही इंस्टेंस की जरूरत है. जैसे मान कैशिंग हो गया, लॉगिंग हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, कोई एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स अगर आपको मैनेज करने हैं, दैट टाइम यू कैन मार्क द सर्विस लाइफ टाइम एट सिंगलटन. ठीक है. वी नीड टू चूज द लाइफ टाइम बेस्ड ऑन द सर्विस बिहेवियर एंड डेटा कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट. तो ये फिक्स नहीं है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू नीड टू चूज योर लाइफ टाइम, सर्विस लाइफ टाइम. ठीक है. इस तरीके से यू नीड टू गिव द आंसर. So next question was what is
द डिफरेंस बिटवीन आई enumerable, आई queryable एंड लिस्ट. ठीक है, तो IEnumerable, iQueryable and list are basically used with collection in C Sharp. उनकी कैपेबिलिटीज एग्जीक्यूशन पर्पस अलग होता है. मैंने यहाँ पे डिफरेंस आपको ऑलरेडी दिया है. मैं वो पढ़ के नहीं दिखाती हूँ, मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करती हूँ कि डिफरेंस क्या है. मीन टाइम यू कैन ऑल्सो रीड द वॉट एवर इज रिटन और हियर. ठीक है, तो आई न्यूमरेबल क्या करता है, बेसिकली वो पूरा डेटा मेमोरी में पहले लोड करता है, देन उस पर प्रोसेसिंग करता है. आई क्वेरिएबल क्या करता है, जितना रिक्वायर्ड डेटा है उतना ही लेके आता है. मतलब वो कंडीशंस हो गया, जो भी हो गया, वो बेसिकली डीबी साइड ही अप्लाई करता है, देन वो पुल करता है डेटा. इसलिए वो क्या होता है, फास्टर प्रोसेसिंग करता है लार्ज डेटा सेट पे. लीस्ट एक आई इन्यूमरेबल कलेक्शन की तरह ही काम करती है, तो उसका भी एग्जीक्यूशन होता है इन मेमोरी. तो डेफिनेशन आप पढ़ लेना. एग्जीक्यूशन जैसे मैंने बताया कि इसका इन मेमोरी होता है एन्यूमरल का, क्योंकि मान लो पूरा डेटा आप मेमोरी में लेके आ रहे हो, देन यू आर बेसिकली प्रोसेसिंग इट. ठीक है, आई क्वेरिएबल का डिफर्ड एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एट डेटा सोर्स लेवल. मैंने जैसे बताया कि पहले डीबी साइड डेटा जितना भी फिल्टरेशन सिलेक्शन वो सब अप्लाई होता है, देन हम उसको जितना भी फिल्टर डेटा है उसी को लेके आते हैं. इसका इन मेमोरी होता है क्योंकि ये आई एन्यूमरेबल है, तो ये इसी की तरह काम करता है. ठीक है, उसके बाद लिंक क्यू सब सपोर्ट करते हैं, इन मेमोरी भी करता है, बस कहाँ पे वो एग्जीक्यूट करेगा उसमें फर्क होता है. परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आई इन्यूमरेबल इज लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट. अगर आप देखोगे, अगर आपके पास बहुत डेटा है, तो आप अगर पूरा डेटा मेमोरी में लेके आओगे तो वो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. दिस इज मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा, क्योंकि फिल्टरिंग सिलेक्शन जो है वो डीबी साइड हो चुका है, आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा ही आया है मेमोरी में, तो इसलिए आई क्वेरिएबल प्रेफर किया जाता है. दिस इज लिस्ट इज एफिशिएंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम इन मेमोरी डेटा. ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल अगर देती हूँ, तो मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है. मान लो कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज को पुल करना है जिनका एम्प्लॉयडी ग्रेटर देन 1000 है. ठीक है, तो आई एन्यूमरेबल क्या करेगा, वो क्या करेगा, पूरे एम्प्लॉयज का डेटा लेके आएगा मेमोरी में, फिर उस पर कंडीशन अप्लाई करेगा. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेगा. बट आई क्वेरिएबल क्या करेगा, पहले ही डीबी एंड पे ही डेटा लाते टाइम ही वो कंडीशन अप्लाई कर देगा कि यो एम्प्लॉयज हुज एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन 1000. तो वहीं पे आपकी कंडीशन अप्लाई हो गई, तो आपके पास बस रिक्वायर्ड डेटा ही मेमोरी में आए, इसलिए दिस इज मोर एफिशिएंट एंड लीड्स टू सिमिलर आई इन्यूमरेबल की तरह ही काम करेगा. ठीक है, अभी इसमें मैंने बहुत बेसिक मतलब डिटेल में बताया है. अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं इस पे सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ जहाँ पे हम एक्चुअल में उसका डिफरेंस देख सकते हैं. ठीक है, and the last question for this part was basically how have you implemented authentication authorization in your application, explain how JWT authentication work. ठीक है, तो पहले पूछा था कि हम आपके इसमें ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन कैसे कर सकते हो, फिर मैंने वो बताया था कि हम JWT से वगैरह करते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि फिर JWT कैसे काम करता है. तो क्वेश्चन पे फॉलोअप क्वेश्चन आता है, इसलिए आप जो भी आंसर कर रहे हो उस पे फॉलोअप आता है, तो आपको आंसर करते आना चाहिए. तो मैंने बताया था कि इन माय एप्लीकेशन आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑथेंटिकेशन यूजिंग JWT एंड अथराइजेशन यूजिंग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था हमारे सिस्टम में, तो मैंने वैसे ही बताया था. ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जब भी यूज़र लॉग इन करता है, तो जब भी उस पर सक्सेस होता है, मतलब वैलिड क्रेडेंशियल्स आ गए, ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा, तो हम क्या करते हैं, JWT टोकन बनाते हैं. ठीक है, विच इज़ साइंड विद अ सीक्रेट की. टोकन क्या होता है, क्लाइंट को रिटर्न किया जाता है. सर्वर टोकन JWT स्टोर नहीं करता है, इसलिए हम उसको स्टेटलेस बोलते हैं. क्लाइंट स्टोर्स द टोकन कहाँ पे, या तो लोकल स्टोरेज पे या फिर स्टेशन स्टोरेज पे वो स्टोर होता है, एंड अथराइजेशन हेडर में वो फिर सब्सक्वेंट रिक्वेस्ट में पास होता है. ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि JWT टोकन सर्वर पे स्टोर नहीं होता है, क्लाइंट पे ही स्टोर होता है. मोस्टली लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज में होता है, और आगे के रिक्वेस्ट में वो एज ऑथराइजेशन हेडर में वो पास किया जाता है. ऑथराइजेशन के लिए व्हाट वी डू, वी यूज रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, जहाँ पे एडमिन यूजर रोल के हिसाब से एक्सेस मिलता है. रोल्स में क्लेम्स होते हैं JWT टोकन में, उस हिसाब से आपको रोल मिल जाएगा. और आपके कंट्रोलर के टॉप पे आप ऐसे ऑथराइज रोल एडमिन, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा डेटा एडमिन एक्सेस कर सकता है. तो इस तरीके से ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप. JWT टोकन के 3 पार्ट्स होते हैं. हेडर, हेडर में क्या होता है,
टाइप ऑफ एल्गोरिदम एंड टाइप ऑफ टोकन हम वहाँ पे मेंशन करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम है, कौन सा टोकन है। उसके बाद पेलोड होता है, पेलोड में क्लेम्स होते हैं, क्लेम्स में हम यूजर आईडी, यूजर नेम, एक्सपायरी, ये सब चीजें ऐड करते हैं। सिग्नेचर क्या होता है, वो हेडर एंड पेलोड एंड एक सीक्रेट की मिलके यूनिक सिग्नेचर बनता है, जो कि ऑथेंट मतलब JWT टोकन वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, कैसे काम करता है, जब यूजर लॉग इन करता है सिस्टम में बेसिकली, तो अपने क्रेडेंशियल्स भेजता है, पहले क्रेडेंशियल्स वैलिडेट होते हैं, फिर JWT टोकन बनता है, JWT टोकन क्लाइंट को भेज दिया जाता है। क्लाइंट फिर क्या करता है, हर एक रिक्वेस्ट के साथ ऑथराइजेशन हेडर में आपके बेसिकली JWT टोकन पास करता है। फिर वैलिडेट एंड टोकन ऑथराइज, बेसिकली टोकन वैलिडेशन होता है ना, ऑथराइजेशन वर्क करता है। तो एक बार अगर आपके पास वैलिड टोकन आ गया तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे उसी टोकन को हम वैलिडेट करके हमें बेसिकली जो भी उस एंड पॉइंट का रिजल्ट होता है वो पास होता है। हर बार JWT टोकन भी नहीं बनता है, हर बार बस वो वैलिडेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओवरऑल ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड JWT एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका सेकेंड पार्ट भी है, मेरा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू था वो मोस्टली .NET पे ही फोकस था। नेक्स्ट पे थोड़ा सा उन्होंने सिक्वल पे पूछा, तो प्राइमरीली सारा फोकस JWT प्राइमरी सारा फोकस वो .NET पे ही था। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डू वॉच पार्ट 2 ऑल्सो, जहाँ पे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कैपजेमिनी में इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।